दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी और जब सुबह को उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मोमिता हॉस्पिटल से सीधे अपने घर चली जाती थी। क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था, इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे, उसने उन मरीजों को देखा, यानी उसने उन्हें अटेंड किया और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते थे तो वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहां कुर्सियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में होता था। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम नहीं बनाया गया है, जिस कारण जो मेडिकल स्टाफ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं, जब वो लोग काम से थक जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग भी उसी 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में आराम करने चले जाते थे और वहां पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह ये जूनियर डॉक्टर यानी मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2 से 3 बजे के दरमियान यानी 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में जाती है और वहां जाकर मोमिता सोचती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी और फिर उसके बाद अपनी बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। इसके बाद वो उस लड़की के थोड़ा और करीब जाता है। उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों और चेहरे से खून रिस रहा था, पूरी बॉडी से खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मियों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोमिता देवनाथ तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय ये पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी है और वो मर चुकी है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की लाश को मुर्दा घर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की शिनाख्त पीजी 2nd ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ के घर वालों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर कोहराम मच गया और फिर कुछ देर बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में मौजूद चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने
खुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो बताया है उससे तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता की माने तो सुबह के समय जब वो अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था। उसका चश्मा भी बुरी तरह से टूटा हुआ था और जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर पड़े कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें उसकी कमर से नीचे कपड़े नहीं दिखे थे। लेकिन उस बेटी के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसी हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सहायक सुपरिटेंडेंट कहता है कि जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने तो खुदकुशी की है, यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है। भला कोई ऐसे भी अपनी जान देता है? खैर, जब ये तमाम बातें चल ही रही थीं, तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल के तमाम जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई और जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी, उन्होंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया था कि ये सिर्फ कत्ल ही नहीं है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हैवानियत भी की गई है। और इसी वजह से सभी जूनियर डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि ये दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी काबू में था और इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि वो सभी लोग डॉक्टर थे और वो लड़की भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक जूनियर डॉक्टर थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सबको पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह से दरिंदगी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, होंठ जख्मी थे और होंठ से भी खून रिस रहा था, उसके जिस्म पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था, यानी उस मासूम बच्ची के शरीर को बहुत ही बेदर्दी से भंबोड़ा गया था। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि शायद इन सब के बाद आखिर में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें क्लियर नहीं थी, जैसा कि ये तो क्लियर किया गया था कि डॉक्टर मोमिता के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ जबरदस्ती मौत से पहले हुई थी या उसकी मौत के बाद, यानी ये हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब ये भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे आरजीकर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सब ने काम करना बंद कर दिया। उन सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कहां सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा था। हालांकि शुरुआत में तो कोलकाता पुलिस ने भी इस केस को यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। ये मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया, साथ ही पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो फिर धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की थी जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण ये पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहां थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसने ड्यूटी की थी। साथ ही नाइट ड्यूटी में जो उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे, उन सभी चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर मोमिता ने आखिरी बार अपने उन्हीं 3-4 दोस्तों के साथ खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और इस सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वो लेडी जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉस्पिटल के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि सेमिनार के अंदर कोई कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया। इत्तेफाक से पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल की एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे।
इसके बाद पुलिस ने चश्मदीदों के बताए गए समय के अनुसार यानी रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स भी थी, कई जूनियर डॉक्टर थे, इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि उस समय सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के सामने से जो लोग नॉर्मल कपड़ों में गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ के जो हेड हैं उन सबको बुलाकर सीसीटीवी दिखाना शुरू किया और उनसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इन लोगों में से कौन क्या है। हर एक को देखने पर पता चला कि उनमें सारे हॉस्पिटल के स्टाफ ही हैं, सिवाय एक व्यक्ति के। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविल वॉलेंटियर यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। उसका काम लोगों की मदद करना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम करना। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहाँ आता रहता है। कई मरीज जिनको वो भर्ती कराकर जाता है, उनको देखने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए वो अक्सर यहाँ आता है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौकाए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पर एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिला था, जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये जूनियर डॉक्टर का ही है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था। लेकिन जब उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फोन से उस नेक बैंक ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नजर संजय रॉय पर पड़ गई थी, जो करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है। शायद वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर पुलिस की नजर पड़ी थी वो ये था कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो तब उसके गले में नेक बैंक ब्लूटूथ नजर आ रहा था। लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेक बैंक ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला था वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था। और इससे ये तो साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का भी वो ब्लूटूथ है, कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, पुलिस ने उन सब के फोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। और अब जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया था तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर